हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPH 173 का यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसका टॉपिक है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ICT एंड ई गवर्नेंस। ये यूनिट दिखने में छोटा है, पर इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी किया गया है। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमें लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए क्यों? हम ऐसे भी तो किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट का बताकर पब्लिश कर सकते हैं। तो लीगल पॉलिसी हमें इसलिए चाहिए जिससे एक लीगल सैंक्टिटी बने, मतलब लोगों को ये लगे कि ये गवर्नमेंट ने ही इशू किया है, इस पर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कोई सिग्नेचर या कोई ना कोई हॉलमार्क लगा हुआ है, जिससे ये क्या हो कि जो लोग हैं वो उस डॉक्यूमेंट को एकदम ऑथेंटिक माने। डिजिटल सिग्नेचर्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब आगे आता है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ICT एंड ई गवर्नेंस। सबसे पहला एक्ट इसमें आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। अब 2000 के एक्ट में हुआ क्या? तो सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस होती है चीफ मिनिस्टर्स की 1987 में। ये कुछ ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं जो उस समय वो लोग फेस करते हैं। सबसे पहला जो इशू होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की। ये इशू क्यों रेस करते हैं? क्योंकि पहले क्या होता था, ई गवर्नेंस इतनी प्रेवलेंट नहीं होती थी, तो जो गवर्नमेंट थी वो अपने आर्बिट्रेरी एक्शंस लेती थी और अकाउंटेबिलिटी से थोड़ा परहेज करती थी। अब इन इश्यूज को यहाँ पर एड्रेस किया जाता है और ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए एक सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल लाया जाए, जिसमें जो सिटीजन्स हैं उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाए जिसमें वो प्रैक्टिसेस करें ई गवर्नेंस की, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिससे जो फर्दर गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल बनेगी। दूसरे इश्यूज थे ट्रांसपेरेंसी और राइट टू इंफॉर्मेशन के। ये एक्ट आया था 2000 में और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और अदर मींस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसका ये काम था कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं किसी भी तरह के, उनको लीगल रिकॉग्निशन देना ई गवर्नेंस में। अब इसमें ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस दोनों के ट्रांजैक्शंस को कवर किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स की मदद से इनको एक्सेप्टेंस फैसिलिटेट करने को मिलती है। It aims to provide for the legal framework so that legal sanctity is accorded to all इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड अदर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। इलेक्ट्रॉनिक मींस से जो भी ट्रांजैक्शन होगा, इसका काम यही है कि बस उसको ये लीगल रिकॉग्निशन दे दे, कि ताकि लोग ये मान ले कि ये प्योरली ऑथेंटिक गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है। आगे आता है बहुत ही फेमस RTI 2005। इस RTI में कुछ राइट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला राइट आता है टू इंस्पेक्ट वर्क्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। हम किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय एक RTI फाइल करके। हम वहाँ पर एक सर्टिफाइड कॉपीज भी ले सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की, कोई किसी सर्टिफाइड मटेरियल के सैंपल्स भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का ये मतलब है कि इसमें रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइस, प्रेस रिलीज, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ सिर्फ गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर प्राइवेट बॉडीज की भी इंफॉर्मेशन की बात की गई है, कि हम किसी भी गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन लेने के लिए RTI फाइल कर सकते हैं, वैसे ही हम किसी प्राइवेट बॉडी के लिए भी RTI फाइल कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। आगे आता है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, या फिर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसके जैसे एक इंस्टीट्यूशन बना है, यहाँ पर ये पब्लिक अथॉरिटी में आता है, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर। आगे आता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड में क्या है? कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या फाइल जो कि किसी गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस की हो, या कोई भी ऐसा अदर मटेरियल जो कि एक कंप्यूटर या अदर डिवाइस से प्रोड्यूस किया गया हो गवर्नमेंट के अंदर, या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट भी हो सकता है। आगे आता है CPIO और SBIO।
जो सीपीआई और एसबीआई होते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं जिनका ये काम होता है कि सारी जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको लोगों तक प्रोवाइड किया जाए अगर लोग उसकी रिक्वेस्ट करते हैं तो। आगे आता है एपीलेट अथॉरिटी। अब ये इसमें एक ऑफिसर होता है जो कि पीआईओ से एक सीनियर रैंक पे होता है, जो कि एक पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है जिसका काम भी वही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना होता है जनरल पॉपुलेशन को। आगे आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसमें एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और कुछ नंबर्स में एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं। ज़्यादा 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर नेसेसिटी है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर एक कमेटी होती है प्राइम मिनिस्टर लेड, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिक्वेस्ट पर ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, जो कि इस इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए, ये उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। आगे आता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और आईसी होता है, ये सब सेक्शन 3 और सेक्शन 12 में आते हैं आरटीआई 2005 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इनको अपॉइंट करती है। हर इंफॉर्मेशन को एक ऑफिस संभालना होता है 5 साल के लिए, और जब तक वो 65 ईयर्स का ना होए तब तक उसे रिटायरमेंट यहाँ पर नहीं मिलती है। बस इसमें यही है। आगे है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अब आपने आरटीआई फाइल कर दी, अब आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? अब एप्लीकेंट या तो हार्ड कॉपी दे सकता है अपनी आरटीआई की, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से एक फॉर्म भरकर भी यहाँ पर दे सकता है। किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ के एरिया की। अब इसके बाद क्या है कि जो एप्लीकेंट है उसे ये नहीं बताना पड़ता कि मुझे इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए या मुझे ये काम करना है, मुझे इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इस पे कोई भी बाध्यता यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाई गई है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दे। अब इन्फॉर्मेशन आरटीआई देने के बाद, जब वो एप्लीकेशन देने के बाद उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फीस देनी पड़ती है। अगर कोई पर्सन पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है तो उसके लिए कोई भी फी का यहाँ पर प्रोविजन नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एप्लीकेंट को 30 दिन के अंदर अंदर देनी चाहिए जब वो एप्लीकेशन दे। अगर एपीआईओ उस एप्लीकेशन को देता है तो उसमें 5 साल मतलब 35 दिन लग जाते हैं, अगर एपीआईओ इंफॉर्मेशन उसे बनाकर देता है तो। अब इन केस इसमें लाइफ लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल की यहाँ पर बात आ जाए तो 48 आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। और इसमें अगर इंफॉर्मेशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब किसी थर्ड पार्टी से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसकी टाइम लिमिट 40 दिन होती है, मतलब 30 दिन प्लस 10 दिन। इसीलिए थर्ड पार्टी से लेने में 40 दिन लगते हैं। और सेक्शन 8 और 9 के अंदर जो पीआईओ होता है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो ऐसी कैटेगरी में आती है जो कि इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की है और वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो वो पीआईओ क्या करता है, उसको एप्लीकेंट को एप्लीकेशन को वहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद अगर पीआईओ फेल करता है 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन को देने में, तो एपीलेट अथॉरिटी वहाँ पर उसको रिफ्यूज़ल देती हैं, और उसके बाद जो पीआईओ है उसे ₹250 प्रतिदिन यहाँ पर एक फ़ाइन देना होता है, एक टो के रूप में, एक फ़ाइन के रूप में, ताकि क्योंकि उसने 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। अब इसके बाद जो फर्स्ट अपील होती है एपीलेट अथॉरिटी में, वो 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर डिसाइड करती है कि इन्फॉर्मेशन देनी है कि नहीं। सेकंड अपील में यहाँ पर इसको बाहर भेजा जाता है सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है अगर वहाँ पर उसको रिजेक्शन मिलता है एपीलेट अथॉरिटी से। तो नेक्स्ट आता है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006। अब इसका जो एम होता है, इसका एम होता है इम्प्रूविंग डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स एंड बिजनेसेस विद द फॉलोइंग विजन। इसका ये एम होता है एनईजीपी का 2006 का, कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो एक गवर्नमेंट पर ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, और गवर्नमेंट इससे क्या हो, थोड़ी अकाउंटेबल बने और ट्रांसपेरेंट बने।
मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स। अब इसका एम ये है कि किसी भी गवर्नमेंट की सर्विस को एक कॉमन मैन तक उसकी लोकेलिटी तक पहुंचाना थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी मींस, जैसे कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स यहाँ पर अब खुल रहे हैं, जिसमें जो लोग हैं वो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह की जो दिक्कतें होती हैं वो वहाँ पर लेके जाते हैं, वहाँ पर वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ऐसे कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स के जरिए गवर्नमेंट की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए एनईजीपी 2006 का ये मेन एम है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है, और अफोर्डेबल कॉस्ट पर बेसिक नीड्स को कॉमन मैन के यहाँ पर फुलफिल कर दिया जाए। अब इसमें लाया जाता है कॉमन सपोर्ट स्ट्रक्चर। एनईजी की इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि कॉमन आईटी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्वान्स और स्टेट डेटा सेंटर्स। ये कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं जहाँ पर जो कॉमन मैन होता है वो अपनी दिक्कतें लेकर जाता है कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड, और वहाँ पर इन दिक्कतों का जो है वो समाधान निकाला जाता है। आगे आता है ये प्रोग्राम कुछ स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस को भी यहाँ पर इशू करता है, जिससे कि टेक्निकल सपोर्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, आर एन डी है, वो यहाँ पर अच्छे से की जा सके। और जो DIT है उसको ये एजुकेटली स्ट्रेंथन करें, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि NIC, STQC, ये सब अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें और सिटीजन्स को जो भी उनकी दिक्कत है उनके यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। आगे आता है सेंट्रलाइज एंड इनिशिएटिव एंड डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन। अब ई गवर्नेंस एक सेंट्रलाइज इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, जिससे कि जो सिटीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन है उसको ये फॉलो किया जा सके। इसका यह ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी हो वेरियस ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस की, जिससे कि जो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है उनको सही से मैनेज किया जा सके थ्रू डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन। आगे आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एक मॉडल अडॉप्ट किया जाना चाहिए ताकि जो रिसोर्स पूल है गवर्नमेंट का उसको एनलार्ज किया जा सके बिना किसी सिक्योरिटी एस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मतलब गवर्नमेंट इस मॉडल को अगर अडॉप्ट करती है तो उसके पास रिसोर्स का एक पूल बन जाता है, मतलब रिसोर्स की कोई कमी नहीं रहती, और अगर कमी होगी तो उसको किसी भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर पीपीपी का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी बन जाता है। आगे आता है इंटीग्रेटिव एलिमेंट्स। अब नए नए जो आइडेंटिफिकेशन कोड्स हैं उनको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए सिटीजन्स के लिए। जैसे इंडिया में हर किसी का अलग आधार कार्ड नंबर होता है, पैन नंबर अलग होता है, इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेटिव एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि इंटीग्रेशन यहाँ पर फैसिलिटेट की जाए और एम्बिग्यूटी को अवॉइड किया जा सके। बाकी ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इससे नहीं पूछा जाता। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंसेप्चुलाइज किए गए हैं 2006 के एनईजीपी में। तो यहाँ पर सेंट्रल और कुछ स्टेट एमएमपीज भी आते हैं। तो सेंट्रल एमएमपीज में आते हैं फाइनेंस और सेंट्रल बोर्ड, जैसे कि कोई टैक्सेशन से रिलेटेड इनकम टैक्स के लिए कोई यहाँ पे एमएमपी है, कॉरपोरेट अफेयर्स से रिलेटेड है, कोई पासपोर्ट वीज़ा इमिग्रेशन इन सब से रिलेटेड कोई एमएमपी है। आगे आता है स्टेट एमएमपी। स्टेट एमएमपी में लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम स्टेट का होता है तो यहाँ पर स्टेट एमएमपी में डाल दिया है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। ट्रेजरीज यहाँ पर देखी जाती हैं, ग्राम पंचायत का यहाँ पर अच्छे से जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012। तो इग्नू ने अब क्या किया है, इस पॉलिसी को या इस जो भी ये पैराग्राफ है इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो जो भी डिजिटल मटेरियल में तो इसका अपडेशन अभी नहीं हुआ है, पर जो प्रिंटेड मटेरियल इग्नू आप सभी के घर भेजता है तो इसमें इसका अपडेशन कर दिया गया है। और नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 के बदले यहाँ पर आ गया है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। तो ये अब आउटडेटेड है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम्पल ये रहा।
तो ये मैंने अपनी बुक से एक पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप मिस ना करें किसी भी चीज़ को। तो 2012 वाला ऐड यहाँ पर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है इग्नू के द्वारा। जो आपको बुक्स मिलेंगी इग्नू की, उसमें अब 2012 का एक्ट नहीं होगा, उसमें होगा 2019 का नेशनल पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे अब 2012 वाली से। और दिसंबर 2022 में भी यहाँ पर 2019 वाली पॉलिसी से ही क्वेश्चन बना हुआ है 20 मार्क्स का। तो अब आपको ये पढ़ना है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019, अब इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जैसे कि 2012 की जो पॉलिसी थी, उसमें जो सेंटर था वो ट्राई कर रहा था कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के लिए। पर इसमें जो सक्सेस थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर नहीं मिल सकी थी। इसमें क्या हुआ कि 2019 वाले एक्ट में एक विजन रखा गया कि इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि उसके मेक इन इंडिया विजन को एक नया जो है वो बूस्ट देगा। आगे इसके प्रोविजंस में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसका जो बैकग्राउंड ही चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इसकी जो एप्लीकेशंस है इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रायोरिटी दी है, ताकि जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसमें इंडिया क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करे और यहाँ पर इंपोर्ट कम किया जाए इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का। तो एनपीई 2019 एक मेजर पॉलिसी आती है, एक मेजर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके जो डायरेक्ट बेयरिंग्स मिलते हैं हमें ईएसडीएम सेक्टर से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इस सेक्टर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि इसी सेक्टर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनका आगे का प्रोसेस है, वो यहाँ पर किया जाता है। तो नेशनल पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक 2019 एक एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इसको प्रपोज करती है, ताकि जो इंडिया की पोजीशन है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में, उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। एनपीई 2019 ने एनपीई 2012 को यहाँ पर रिप्लेस भी कर दिया है। इस पॉलिसी की वजह से यहाँ पर सेवरल स्कीम्स लाई गई हैं, इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जिससे कि जो ईएसडीएम सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसको थोड़ा बूस्ट मिल सके, इसकी थोड़ी डेवलपमेंट हो सके। तो इसके यहाँ कुछ फीचर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो फीचर आता है 2019 की पॉलिसी का, वो आता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं, एक ग्लोबल कंपटीशन, यहाँ पर एक ऐसी स्पिरिट क्रिएट की जाए जिससे कि जो हमारा ईएसडीएम है उसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोशन मिल सके, और एक्सपोर्ट वैल्यू चेन जो है इंडिया की, उसमें ये अपना सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन दे। साफ सीधी बात ये है कि गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि ईएसडीएम से ज़रिए तो हम अपनी टेरिटरी में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, और एंटायर वैल्यू चेन जो है एक्सपोर्ट की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा हो, इंपोर्ट ना करना पड़े हमें। ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यहाँ पर प्रमोशन किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। स्पेशल पैकेज दिया गया है इंसेंटिव्स का, मेगा प्रोजेक्ट्स का, जो कि एक्सट्रीमली हाईटेक हैं, जिनमें बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़। अब सेमीकंडक्टर्स हम मँगाते हैं सबसे ज़्यादा ताइवान से या अमेरिका वगैरह से। तो इससे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा जो एफडीआई होता है वो आउटफ्लो हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लाए गए हैं जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए। आगे आता है फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल स्कीम एंड इंसेंटिव्स मैकेनिज्म्स टू एनकरेज न्यू यूनिट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। इसमें एक सुटेबल स्कीम लाई जाए, एक ऐसे मैकेनिज्म्स लाए जाएं ताकि नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हो, और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं उनका एक्सपेंशन भी हो। आर-एन-डी लेड इंडस्ट्री का यहाँ पर प्रमोशन किया जाता है, ताकि नई नई इनोवेशंस निकल कर आए इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सेक्टर्स में। और ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशंस के ज़रिए स्टार्टअप्स को यहाँ पर जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, ताकि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वगैरह, इनको यहाँ पर प्रमोट किया जाए। और स्टार्टअप्स का ये मानना है
कि जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मार्केट है उसमें स्टार्टअप करें और इनोवेशंस करें, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में हो, सारी जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो इंडिया में हो। आगे आता है प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स एंड सपोर्ट फॉर सिग्निफिकेंटली एनहेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अब स्किल्ड मैन पावर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अनस्किल्ड मैन पावर की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर के लिए कुछ अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, जिसमें रीस्किलिंग भी हो, जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है उसको रीस्किल किया जाए नए नए इंसेंटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन फोकस है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि वेंटिलेटर्स वगैरह बनाना, चिप को डिज़ाइन करना, ठीक है। ऑटोमेटिव मतलब ऑटोमोबाइल्स जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल जो हैं उनको यहाँ पर डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, ये यहाँ पर इसके कोर आइडियाज़ हैं। सॉवरन पेटेंट फंड यहाँ पर लाया जाए ताकि जो डेवलपमेंट है या जो R&D है ESDM सेक्टर में, उसको एक अच्छा सा फंड मिल सके जिससे वो अपनी इस काम को कर सके। ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाए ताकि जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल है उसको भी यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। अब ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है? ये बेनिफिशियल ऐसे है क्योंकि इससे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हाई वैल्यू मिलेगी। जो लोग हैं बाहर से सामान ना लेकर अपने अपनी ही टेरिटरी के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हुआ सामान लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी कंट्री में और उनका एक्सपोर्ट होगा तो FDI है वो आएगा, डॉलर आएगा हमारे पास। जनरेशन ऑफ सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, अब इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है, लगभग लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए। तो जो NPE 2019 है इसने इंडिया के लिए एक ऐसी वे बना दिया, ऐसा रास्ता बना दिया है जिससे ये मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स का एक ग्लोबल हब बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये है NPE 2019 जो कि लाई गई है NPE 2012 की जगह पर। तो इससे क्वेश्चन बनेगा 2012 वाली जो है पॉलिसी, उससे क्वेश्चन हम नहीं आने वाला, तो आप इसको ना पढ़ें, ये आउटडेटेड है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है इसे। आगे आता है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें जो विजन है गवर्नमेंट का वो ये मानना है कि एक नॉलेजेबल इकोनॉमी बनाई जाए और एक ऐसी सोसाइटी बनाया जाए जो कि डिजिटली एम्पावर्ड हो। मतलब वो डिजिटली पेमेंट्स करें, डिजिटल बैंकिंग करें, ट्रेडिंग भी डिजिटल करें, तो सब कुछ यहाँ पर डिजिटल किया जा रहा है, इस गवर्नमेंट का ये मानना है। तो 3 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की गई है टू एवरी सिटीजन, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। और इसके कुछ 9 पिलर्स हैं इन 3 विजन्स को पूरा करने के लिए। और इसमें जो एक मिनिस्टर है और कम्युनिकेशंस और IT का, वो यहाँ पर एपेक्स बना रहता है, मतलब सारी इसके अंडर ही काम होता है इसका। सबसे पहला पिलर है ब्रॉडबैंड हाईवेज। अब जो DOT है, डिपार्टमेंट्स ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट का, मतलब DOT के अंदर ही इस सभी का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। जो NII है वो नेटवर्क्स को इंटीग्रेट करें, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए इंडिया में, ताकि जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, जो दूर दराज के रिमोट एरियाज है वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचे, जहाँ पर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है वो वहाँ पर सेटअप हो पंचायत के लेवल पर, ताकि हर एक इंसान को जो इंटरनेट है या जो डिजिटल इंडिया के जो 3 विजन्स है उसमें अच्छे से इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे कि यहाँ पर कुछ नेटवर्क्स का भी नाम दिया हुआ है, जैसे कि स्वान हो गया, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, गन हो गया, गवर्नमेंट यूजर नेटवर्क। इन सभी नेटवर्क से क्या होगा कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स का पता लगेगा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दूसरा होता है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। अब इसका ये फोकस है कि जो नेटवर्क है उसका पेनिट्रेशन किया जाए, ताकि जो रूरल अर्बन के बीच में जो गैप है इंटरनेट का या मोबाइल कनेक्टिविटी का, उसको फिल किया जा सके। ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें जो मोबाइल कवरेज है वो अनकवर्ड विलेज तक भी यहाँ पर इनिशिएट की जा रही है, ताकि जो अनकवर्ड विलेज हैं उन्हें भी फेज्ड मैनर में अच्छे से मोबाइल कनेक्टिविटी मिल सके और गवर्नमेंटल जो प्रोसीडिंग्स है, गवर्नमेंटल जो भी स्कीम्स हैं वो उन्हें पता लग सके।
उसके बाद आता है पिलर नंबर 3, पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम, नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर्स और मल्टी सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स जैसे कि कुछ कॉमन जो दिक्कतें होती हैं लोगों को, जैसे कि आधार कार्ड में नाम गलत आ गया, उसको सही कराना है, पैन कार्ड में नाम गलत आ गया, एड्रेस गलत आ गया, तो यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर्स में यहाँ ये सही किया जाता है। और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम होता है मल्टी सर्विस सेंटर में किया जाता है। और डाइट वाई, जो DEITY है, ये इसका नोडल डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये सारा काम हो रहा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। आगे आता है ई गवर्नेंस। अब गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का मतलब जो कि गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोसेस जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजिकल मीन से, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स वगैरह से। तो ये ई गवर्नेंस में आता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। पिलर नंबर 5 आता है ई क्रांति, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। यहाँ पर जो क्वालिटी, क्वांटिटी और जो डिलीवरी है सर्विसेज की, वो यहाँ पर इम्प्रूव की जाए ताकि प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो। इंटीग्रेटेड सर्विसेज यहाँ पर लाई जाएं, ना कि इंडिविजुअल सर्विसेज। यहाँ पर ये लाया गया है। आगे आता है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म यहाँ पर किए जा सकें ताकि जो लोग हैं आराम से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। पिलर नंबर 7 है टारगेट जीरो इंपोर्ट। इसका मतलब कि इंपोर्ट हमें नहीं करना है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाना है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में। मतलब इंडिया के टेरिटरी में ही सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, और यहाँ पर इंपोर्ट ना हो, क्योंकि इंपोर्ट से जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतने जो गुड्स और ये जो अप्लायंसेस होते हैं ये ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। आगे आता है पिलर नंबर 8, IT फॉर जॉब्स। इस पिलर का ये फोकस है कि ट्रेनिंग दी जाए यूथ को और उसमें ऐसी स्किल्स डेवलप की जाएं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें IT और ITES सेक्टर्स में, ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें डेवलपमेंट में। और डाइट वाइज का एक नोडल डिपार्टमेंट है। पिलर 9 है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं जो कि शॉर्ट टाइम में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकें, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आ गया था फ्यू चैलेंजेस पर। ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही। तो जैसे कि हमारे यहाँ डिजिटल इलिटरेसी है हाई लेवल की, वो भी तो डिजिटल लिटरेसी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए कॉमन मास में, ताकि जो लोग हैं वो आईसीटी का यूज़ करें अपने अपने लेवल्स पर, चाहे वो विलेज, टाउन हो, सिटी हो, ठीक है। और ये पाया गया है कि जो 67% नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है और या जो भी कम्युनिकेशंस है, वो वहाँ पर क्या होता है कि पायलट स्टेज जो यहाँ की शुरू की स्टेज होती है वो वहीं पर नॉन फंक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। लोग जानते नहीं कि इनको कैसे ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को वगैरह वगैरह। तो ये है यूनिट नंबर 3, BPAG 173 का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से बताना चाहूँगा, 2012 की जो ये पॉलिसी है उसको इग्नू ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इससे क्वेश्चन कभी भी इग्नू नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इससे पूछेगा 2019 वाली पॉलिसी से। ये अगर आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं तो आप वेट कीजिए, जब आपकी बुक्स आ जाएंगी ई गवर्नेंस की तो उसमें दिया हुआ है, 2012 वाली पॉलिसीज में नहीं दी हुई हैं, तो इसका ये ध्यान रखना है। तो ये था यूनिट नंबर 3। थैंक यू सो मच।